जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, एंजाइम मूलतः क्या है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। तो पहले प्रश्न का आंसर प्रोटीन को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही आंसर है। एंजाइम जो है ये मूलतः प्रोटीन है और प्रोटीन सबसे अधिक किसमें मिलता है, तो सोयाबीन में मिलता है। और प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर नामक बीमारी होती है। दूसरा प्रश्न है, अतिचालक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें होती है। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। चलिए आंसर बताएंगे। अतिचालक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें होती है। तो दूसरे प्रश्न का आंसर है शून्य प्रतिरोधकता। याद रखिएगा, अतिचालक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें क्या होती है, तो शून्य प्रतिरोधकता होती है। तीसरा प्रश्न है, एक हॉर्स पावर बराबर है, यानी एक एचपी बराबर कितना वाट होता है, आपको बताना है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहार पुलिस में ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा हुआ प्रश्न है। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चौथा प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक गिरावट दर्शाता है। चलिए चौथे प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक गिरावट दर्शाता है। तो चौथे प्रश्न का आंसर है तूफानी मौसम। याद रखना है, तूफानी मौसम दर्शाता है। और वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। पांचवा प्रश्न है, प्रेरकत्व की इकाई क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए, खासकर ध्यान रखें। प्रेरकत्व की इकाई क्या है। तो देखिए, प्रेरकत्व यानी कि इंडक्टेंस की इकाई पूछे तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, हेनरी होता है। ध्यान रखना है। कूलम्ब किसका होता है, तो विद्युत आवेश का कूलम्ब होता है। रक्त कैंसर किसे कहा जाता है। चलिए 6 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, रक्त कैंसर किसे कहा जाता है। तो छठे प्रश्न का आंसर जो बच्चे ल्यूकेमिया को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। ल्यूकेमिया को ही रक्त कैंसर कहा जाता है। सातवां प्रश्न है, ध्वनि की इकाई क्या है। चलिए आंसर करेंगे 7 के लिए फटाफट से। ध्वनि की इकाई क्या है, केल्विन, डेसिबल, न्यूटन या फिर डी पास्कल। तो सातवें प्रश्न का आंसर जो बच्चे डेसिबल को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। ध्वनि की इकाई क्या है, तो डेसिबल है। और ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में, तो ठोस में। ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक, फिर द्रव में और सबसे कम गैस में। याद रखना है। टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया। चलिए फटाफट से 8 के लिए आंसर बताएंगे। टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया। तो देखिए 8वें प्रश्न का आंसर जो बच्चे ए ऑप्शन को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है मोर्स सैम्यूल। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न भी बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है ऑडियोमीटर। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। शुष्क सेल क्या है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर करेंगे। शुष्क सेल क्या है। तो देखिए 10वें प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन, प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल को ही शुष्क सेल कहा जाता है। चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है। चलिए 11 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है। तो देखिए 11वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, वेबर।
जो भी बच्चे ए को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है? तो वेबर है। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? सोच समझकर आंसर करना है और सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना स्कोर कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है। मैं सभी के स्कोर को चेक करता हूँ। तो 12वें प्रश्न का आंसर जो बच्चे डी को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है किलोवाट घंटा। ये जो है विद्युत ऊर्जा की इकाई है। और ये प्रश्न बिहार मध्य निषेध सिपाही, बिहार पुलिस, बिहार फायरमैन तीनों में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसको मार्क करके रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? तो किलोवाट घंटा। शक्ति का वाट होता है। प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है? 14 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? चलिए फटाफट से 14 के लिए आंसर बताएंगे। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है कम घनत्व के कारण वायुमंडल में बादल तैरते हैं। 15वां प्रश्न है, मानव नेत्र की दूरदृष्टि को क्या कहा जाता है? यहाँ पर चारों ऑप्शन देख सकते हैं, मायोपिया, मोतियाबिंद, रतौंधी या फिर डी हाइपर मेट्रोपिया। तो 15 नंबर का आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन हाइपर मेट्रोपिया। ध्यान रखना है, दूर दृष्टि दोष को क्या बोला जाता है? तो हाइपर मेट्रोपिया। और दूसरा प्रश्न है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? दोनों प्रश्नों को ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। तो देखिए हाइपर मेट्रोपिया का मतलब होता है दूरदृष्टि दोष और मायोपिया से मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। तो दोनों को ध्यान रखना है। निम्न में कौन सा जल संक्रामक रोग है? आपको बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा जल संक्रामक रोग है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो 70वें प्रश्न का आंसर है हैजा। हैजा क्या है? ये एक जल संक्रामक रोग है। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? चलिए 18 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो 25 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। टिबिया अस्थि खाली स्थान में होती है। चलिए आंसर बताएंगे, टिबिया अस्थि किसमें होती है? तो याद रखिएगा बिहार पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका सही आंसर है पैर। टिबिया अस्थि जो है ये पैर में होती है। और मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? आपको कमेंट करके बताना है, जो कि जांघ में पाई जाती है। विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए। चलिए आंसर कीजिए, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सही जवाब है जनन क्षमता में कमी। यह विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। और बेरी जो है विटामिन बी की कमी से होता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी। किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है? मधुमेह जिसको डायबिटीज कहा जाता है, ये इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। यहाँ पर आपको बताना है किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने पर। तो ये होता है, याद रखिएगा, अग्नाशय। डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। और विश्व मधुमेह दिवस प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। यह मध्य निषेध सिपाही में पूछा हुआ प्रश्न है। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, कानों की, आँखों की, नाक की या गले की? तो देखिए दोस्तों, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है। तो इसका सही जवाब होगा ये आँखों की बीमारी है। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। SARS सार्स का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर जो भी बच्चे ए को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है सीवियर एक्यूट
रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये होता है सार्स का फुल फॉर्म। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? चलिए 25 के लिए फटाफट से आंसर दीजिए। नाशपाती का कौन सा भाग है जो खाया जाता है? तो ये है गूदेदार पुष्पासन। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। चलिए आंसर बताएंगे, रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें कैरामल का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? तो 27 नंबर का आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन बीन्स। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? तो ये है बीन्स। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। कोको का कौन सा भाग चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है? चलिए आंसर बताएंगे, बीज, फूल, पत्ती या फिर डी छाल। तो इसका सही जवाब होगा बीज। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? चलिए 29 के लिए आंसर देंगे, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब जो बच्चे लुई पास्चर को दे रहे हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? तो लुईस पास्चर ने, याद रखना है। मारुति 800 में सिलेंडरों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए ये प्रश्न एग्जाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इसका आंसर बता देते हैं। इसका सही जवाब है 3। वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? चलिए आंसर बताएंगे, वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और इसका सही जवाब है अपकेंद्रण के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। न्यूट्रॉन वे कण है जिनमें होता है। तो देखिए न्यूट्रॉन वे कण है जिनमें क्या होता है? तो याद रखिएगा, कोई आवेश नहीं होता है, यानी कि न्यूट्रॉन जो है ये उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो देखिए इस प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे डी ऑप्शन को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है एंडरसन, आपका सही आंसर है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन। समस्थानिक परमाणुओं में, इस प्रश्न पर सबसे पहले आप लोग स्टार लगा लीजिए। एग्जाम में 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है बिहार पुलिस के एग्जाम में, और इसको ध्यान रखना है, आगे भी रिपीट हो सकता है। समस्थानिक परमाणुओं में क्या होता है? तो याद कर लीजिए, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है समस्थानिकों में। एल्केन का सूत्र होता है। चलिए आंसर बताएंगे, एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो हमने आपको एल्केन, एल्काइन सभी बताया था, तो याद होगा आपको एल्केन का सूत्र हमने बताया था आपको CnH2n+2, ये होता है एल्केन का, ध्यान रखना है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो 36 नंबर का आंसर क्या होगा? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है परमाणु क्रमांक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। जिप्सम का व्यापारिक नाम क्या है? चलिए 37 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे, जिप्सम का व्यापारिक नाम क्या है? तो ये भी प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। इसका सही आंसर है कैल्शियम सल्फेट, ये जिप्सम का रासायनिक नाम है। सूत्र बता देते हैं, पूछा जाता है CaSO4 × 2H2O, ये होता है
जिप्सम का, और एक होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको बोलते हैं POP, उसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये है POP का सूत्र। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? बिहार पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए याद रखिएगा, सोडियम सिलिकेट जो है ये क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न, आंसर बताएंगे। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो देखिए इसका सही जवाब है हेनरी बेकुरल। हेनरी बेकुरल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।